हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेआर ऑफ द बिगिनिंग। आज की हम इस सीरीज में देखेंगे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग आपकी इस पीडीएफ में कवर हो जाएंगे। ठीक है, और पेपर 1 में भी इन्वायरमेंट का पोर्शन आता है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखते हैं। इकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। इनसे रिलेटेड क्या आता है कि इनके वर्ड किसने दिए थे। इकोलॉजी, इकोसिस्टम वर्ड को पायनर किसने किया था। सबसे पहले इकोलॉजी देखें तो इकोलॉजी वर्ड दिया था अर्नेस्ट हैकर ने, उन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया था। फिर आता है इकोसिस्टम, एज ए टांसले ने दिया था 1935 में। ईयर आ जाता है या फिर इनके नाम आते हैं, तो इनमें कंफ्यूजन होता है कई बच्चों को कि इकोसिस्टम किसने दिया, इकोलॉजी किसने दिया। तो इसका कंसेप्ट, ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए इकोसिस्टम में टी है, एच सी, टांसले में भी टी है, तो इसे याद रखना। ये ए टांसले ने दिया था इकोसिस्टम, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकर ने दिया था 1866 में। तो फिर देखते हैं कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। इकोलॉजी रिलेशनशिप की स्टडी है एनिमल और प्लांट के बीच में, ठीक है। पर इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की। इस डायग्राम से आप इनको हायरार्की में देख सकते हैं कि कौन सा क्या है। सबसे पहले इंडिविजुअल एक पर्सन आता है या फिर ह्यूमन बीइंग लाइफ, ठीक है। उसके बाद आती है पॉपुलेशन, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म है पॉपुलेशन। उसके बाद कम्युनिटी, जैसे 2-3 वैरायटी के लिविंग बींग्स या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट भी, एटमॉस्फेयर भी हो गया, हाइड्रोलॉजी भी हो गई, और अर्थ का पोर्शन हो गया लिथोस्फेयर। फिर आता है बायोस्फेयर, जिसमें एटमॉस्फेयर भी होगा, हाइड्रोस्फेयर भी होगा और लिथोस्फेयर भी होगा, तो वो मिलके फॉर्म करते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। इन चीज़ों के कंसेप्ट आ सकते हैं या फिर इनके नाम आते हैं। जस्ट अर्नेस्ट हैकर ने दिया था एज ए टांसले, ठीक है, ये याद रख लेना। और इकोसिस्टम कंटेन करता है बायोटिक, एबायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स को। फिर आता है बायोम। बायोम क्या होता है, बायोम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है कि जैसे हम सब ट्रॉपिकल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बायोम है सब ट्रॉपिकल। कोई जैसे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है तो फॉरेस्ट बायोम होता है। लेक्स पे डिपेंडेंट कम्युनिटीज है, ऑर्गेनिजम्स, वो लेक बायोम है उनके लिए। टुंड्रा बायोम की, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, प्रेसिपिटेशन डिफरेंट है, सॉइल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वेजिटेशन डिफरेंट है। ये इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं बायोम के तौर पे, ठीक है। इनको जस्ट याद रख लेना कि बायोम, फॉरेस्ट बायोम कौन सा है, टुंड्रा बायोम, इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनेगा। बायोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का कॉम्बिनेशन है। जहाँ ये तीनों मिलते हैं वो बायोस्फीयर है। इनका हायरार्किकल ऑर्डर आ सकता है, एक इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी बनती है, फिर कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम फॉर्म करता है और इकोसिस्टम मिलके बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं। उसके बाद आते हैं हैबिटेट और नीचे पे। हैबिटेट और नीचे में फ़र्क क्या है। जैसे हैबिटेट, अगर नॉर्मल चीज़ बताऊं कि हम जैसे एक सिटी में रह रहे हैं, वो हमारा हैबिटेट है, या फिर विलेज में रह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हम काम करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारा वर्किंग ऑफिस है, वो नीचे है। इसमें भी यही है कि अगर मेरा 3 बर्ड्स रह रहे हैं, जो बर्ड 1 है वो रह रहा है इसके रूट्स पे डिपेंडेंट, ठीक है। बर्ड 2 है इसके तने पे डिपेंडेंट है, और इसकी टहनियों पे बर्ड 3। पर इन सब का बायोम एक है, ट्री। अगर इनका नीचे पूछे तो क्या है, बर्ड 1 के लिए इसकी रूट्स है, इसका नीचे है, जहाँ पे अपना फूड अवेलेबल कराता है, पर पूरा बायोम है वो पेड़ है। इनके बीच में डिफरेंस याद रख लेना, आ सकता है। फिर आता है इकोटोन। इकोटोन सबसे पहले होता है क्या है, ट्रांजिशन जोन होता है दो बायोम के बीच में, ठीक है। मैंने बोला फॉरेस्ट बायोम, लेक बायोम, टुंड्रा बायोम, ठीक है। उसी तरह क्या आएगा, जैसे ही एक बायोम के बीच से दूसरे बायोम में जाते हैं तो डायरेक्ट चेंज नहीं होता, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, उसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। जैसे मेरे को लैंड बायोम से लेक बायोम या फिर ओशियन बायोम में जाना, तो बीच में जैसे हम सुंदरवन डेल्टा वाला रीजन लेंगे तो वो इकोटोन का रीजन है, क्योंकि वो ट्रांजिशन है, मार्शी लैंड भी है और वाटर एरिया भी है, तो वो ट्रांजिशन जोन का काम करेगा। और ये हाईली प्रोडक्टिव रीजन होता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता
सकता है कि इकोटोन प्रोडक्टिव ज़्यादा होते हैं या नहीं होते। तो इकोटोन हाईली प्रोडक्टिव रीजन होते हैं। प्रोडक्टिविटी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इकोटोन वर्ड किसने दिया? एस.जी. टास्ले ने दिया था, यह आ सकता है। और एग्जाम्पल मार्शलैंड, कोरल रीफ वाला एरिया हो गया, ग्रासलैंड, जहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टीज मिले वो ट्रांजिशन जोन या फिर इकोटोन रीजन होगा। ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की। जैसे जैसे हम एक कम्युनिटी से दूसरे पे ऑर्गेनिज्म पे जाएंगे तो नंबर ऑफ कितने हायरार्किकल ऑर्डर में चेंजेस आते हैं। नंबर ऑफ पिरामिड वो हो गया। बायोमास, ड्राई वेट किसी ऑर्गेनिज्म का, वो बायोमास हो गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है तो उसको सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, तो कितने % एनर्जी ट्रांसफर होती है उसके अकॉर्डिंग पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर्म होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या है कि 10% रूल लगता है। रूल दिया किसने? रेमंड लैंडमैन। ये नाम याद रख लेना। 10% आ सकता है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो 10% 10,000 है जूल, तो उसका 10% हो गया 1000, 1000 का 10% 100। 10% रूल रेमंड लैंडमैन। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद आता है एनर्जी पिरामिड में 90% एनर्जी लोस्ट हो जाती है। जो एक्चुअल में सन से मिलती है ना, उसका तो सिर्फ 1% ही जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उस तक पहुंचता है। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास में देखें तो 3 टाइप के पिरामिड है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम है, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद होता है पॉन्ड इकोसिस्टम। बायोमास में अगर पूछे तो बेस होता है वाइड, पर इन्वर्टेड किस में होता है? क्वेश्चन इससे बनेगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड किस में है? पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे ऊपर है शार्क, इसका बायोमास सबसे ज़्यादा है। इसका बायोमास वेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। अगर ट्री की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूस आते हैं, ग्रासेस हो गए, उस पर डिपेंडेंट है माउस वगैरह हो गए, और उसके बाद स्नैक्स हो गए, ईगल हो गए। ठीक है, ये पिरामिड मैक्सिमम हायरार्की की 5 तक ही जाती है, क्योंकि उसके बाद एनर्जी जो ट्रांसफर है वो बिल्कुल लो हो जाता है। तो ये मैक्सिमम 5 to 6 तक ये पिरामिड का स्ट्रक्चर रहता है हायरार्की में। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, पर मैक्सिमम केसेज में 5 तक ही रहता है। उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम सेम इसी टाइप का है, हिरण वगैरह हो गए, हाथी। ठीक है, उसके बाद शेर वगैरह जो कार्निवोरस एनिमल है, इनका बायोमास ट्री से कम है, तो ये भी एक ट्रेंगुलर शेप फॉर्म करते हैं। ये इन्वर्टेड फॉर्म में ऐसे रहती है। फाइटोप्लैंक्टन हो गए, फिशरीज हो गई, फिश को बड़ी फिश खाएगी, तो शार्क का बायोमास ज़्यादा है तो इसका इन्वर्टेड होगा। इतना याद रखना, पॉन्ड का पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। ओके, फिर आता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में ट्रेंगुलर शेप होगा, एक्सेप्शन होगा सिर्फ ट्री वाला। ट्री में क्या है कि एक सिंगल ट्री है। ठीक है, बायोमास में क्या था कि इसका वेट था, ट्री तो सिंगल ही था, इस पे डिपेंडेंट मैनी थे। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या हो गया कि सिंगल ट्री है, उसमें मैनी प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है। उसके बाद सेकेंडरी जो बर्ड्स वगैरह है, तो इसके कारण तो इसकी शेप हो जाती है इन्वर्टेड। जस्ट याद रख लेना पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर से ट्री याद रख लेना। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास याद रख लेना, ट्री अपने आप याद रह जाएगा। ये ट्री तो सिंगल है, ठीक है, उससे पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होगा ट्री वाले इकोसिस्टम में। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको पता है कि एक्यूमुलेट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। अगर मैंने कुछ ईट किया है तो वो उसके न्यूट्रिएंट या फिर कुछ भी खाया तो वो मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रांसफर होता है। एक होता है एक्यूमुलेशन कि जैसे जैसे अगर मैं फर्टिलाइजर जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स मैं खाता जा रहा हूँ, मेरे में बॉडी में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो मेरे इंडिविजुअल लाइफ को हार्म करेगा। ठीक है, वो तो हो गया बायो एक्यूमुलेशन, मतलब खुद के अंदर ही। एक होता है बायो मैग्निफिकेशन, उसमें क्या है जो केमिकल्स हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट्स है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे पेड़ पौधे हमने खाए, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो उनकी जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर
डियर वगैरह उनको अगर लोयन खा रहा है तो उसमें फर्दर वो ट्रांसफर, इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके कारण हार्मफुल ये जो बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है ये फर्दर किसी स्पीशीज के लिए डिजीज का भी काम कर सकती है। जैसे वल्चर्स में बायोमैग्निफिकेशन के कारण मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो गई, तो ये इनडायरेक्ट वे में हार्म कर रहा था। उसके बाद आते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है कि एक एसोसिएशन है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बैक्टीरियम नाइट्रोजन फॉर्म करता है और ये डिपेंडेंट है फलीदार जो फसल नहीं होती, सरसों वगैरह हो गई, मूंग वगैरह हो गई, तो ये फलीदार है। तो ये इनमें एक बैक्टीरियम राइजोबियम बैक्टीरियम होता है जो नाइट्रोजन फॉर्मेशन करता है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको ही सिम्बायोसिस बोलते हैं। नाम किसी ने दिया था ये ध्यान रखना, एंटोन डी बेरी 1879 में। ठीक है, इनको जस्ट एक बार आप PDF को डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना एग्जाम के टाइम, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आएगा। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड पिछले 1-2 साल में क्वेश्चन आए हैं कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, प्रोडक्टिविटी कैसे नापते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा जाता है। ठीक है, जो ग्रोस प्रोडक्टिविटी है किसी एनएम की और जो उससे खर्च हुई है। जैसे हम फूड इंग्रेडिएंट्स इनटेक कर रहे हैं तो हमको टोटल इनटेक कितना हुआ, और रेस्पिरेशन के टाइम एनर्जी कुछ कैलोरीज वेस्ट भी होती है, तो उसको माइनस करके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकलती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए तो उसके आउटपुट में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी बची है। तो हाईएस्ट रीजन अकॉर्डिंग है कि कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आएगा तो लोअर लेटीट्यूड जो ट्रॉपिकल एरिया है वो हाईएस्ट प्रोडक्टिव होता है। मैंने मार्शलैंड का एग्जांपल दिया था, वो हाईली प्रोडक्टिव रीजन होता है। लोअर एल्टीट्यूड हायर एल्टीट्यूड में लोअर एल्टीट्यूड प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि सनलाइट जितनी मिलेगी उतना ही प्राइमरी प्रोड्यूसर जो प्लांट्स वगैरह ज़्यादा ग्रो करेंगे, उस पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है ओशियन, क्योंकि ओशियंस का एरिया लार्ज है। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रीजन के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा है। अगर आर्कटिक अंटार्कटिका में पूछे तो आर्कटिक वाला एरिया ज़्यादा प्रोडक्टिव रीजन है। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग लैंड एरिया भी पास है उसके। हाई प्रोडक्टिव रीजन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ गया, इकोटोन रीजन जो मैंने सुंदरवन डेल्टा का एग्जांपल दिया था, वेटलैंड वाला रीजन हो गया मैंग्रोव। मीडियम प्रोडक्टिविटी टेम्परेट फॉरेस्ट, इनको देख लो, ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रासलैंड, सवाना, स्टेपी। फ्रेश वाटर लेक हो गई, मीडियम प्रोडक्टिविटी है। फार्म लैंड हो गया, ओशियन बॉटम हो गया। लो प्रोडक्टिविटी रीजन में डिजर्ट, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, अदर डिपेंडेंट प्रोड्यूसर भी नहीं होंगे, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लेस होगी, माउंटेन पीक्स हो गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है नेट प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद ओपन ओशियंस, क्योंकि टोटल एरिया कवरेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन कि सबसे पहले ये एरिया था, यहाँ पे कंकड़ पत्थर थे, इसको सक्सेस करके लिचेंस फॉर्म में, फिर प्लांट्स, फिर ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस के बाद बड़े बड़े ट्रीज। इस प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। इसमें जस्ट लाइन आ सकती है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, कार्बन साइकिल की बात करें तो कार्बन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन तो फॉर्म नहीं होता, जस्ट आप की प्रोसेस कौन सी होती है, ईटिंग होता है, डिकम्पोजिशन, और इनमें कौन सी प्रोसेस काम करती है कि हम रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 रिलीज करते हैं। जस्ट इतना ही आ सकता है। मेन इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन आएंगे कि सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट फिर अमोनियम में कन्वर्ट, फिर फर्दर नाइट्राइट में कन्वर्ट। तो इनकी प्रोसेस आ जाती है कि इसमें कौन सी, अमोनियम बनेगा तो अमोनिफिकेशन हो गया, नाइट्राइट नाइट्रिफिकेशन, फिर इसको जो सुडोमोनास बैक्टीरिया है वो जनरल यूज के फॉर्म में डीनाइट्रिफिकेशन करता है, जिसको हम इनटेक करते हैं नाइट्रोजन को, वो डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू होगा। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, इसमें बैक्टीरिया का नाम आ सकता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि नाइट्रिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है। ठीक है, फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, एडवर्ड विल्सन ने टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी।
तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मेजरली बात करें तो 18 है, उनमें 4 इंडिया में है। कौन सा रीजन हो गया? वेस्टर्न घाट वाला रीजन हो गया, ठीक है। हाईली प्रोडक्टिव रीजन है क्योंकि इनमें वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो रेड कैटेगरी में, रेड लिस्ट में है, ये उसी रीजन को हॉटस्पॉट रीजन में भी डालने की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी हॉटस्पॉट रीजन होगा। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद जो हिमालयन रीजन है वो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। फिर जो इंडो बर्मा, जो अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया, उसको भी इंडो बर्मा एरिया में है, स्पेसिफिक अंडमान निकोबार तो नहीं, पर इंडो बर्मा जो म्यांमार और इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया उसको भी इंक्लूड कर रखा है इसमें, ठीक है। बना कब था? 1988 में। 17 कंट्रीज हैं। क्राइटेरिया कि रेयर स्पीसीज होनी चाहिए और 5000 एंडेमिक स्पीसीज उस एरिया में होनी चाहिए। फिर आता है नेशनल पार्क्स वगैरह की, इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर ये फॉर्मेशन हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इनका फॉर्मेशन हुआ है और नेशनल पार्क का भी इसी अकॉर्डिंग। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व, इनको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का था उसके अकॉर्डिंग। लिस्ट में कौन से स्टेट सेंटर में, ठीक है, ये सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं सेंट्रल लिस्ट में। इनमें डिफरेंस क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसमें इतनी प्रोहिबिशन नहीं होती कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर किसी सराउंडिंग कम्युनिटी है तो वो ट्रीज वगैरह उनके यूज़ कर सकती है, ठीक है। पर नेशनल पार्क में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया होता है, ठीक है। इनके नंबर आप अपडेट कर सकते हो 567 और 106, ठीक है, इतना ही आ सकता है। और इसमें 3 कोर बफर ट्रांजिशन जोन होते हैं, इनमें डिफरेंस आ सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। ये इंटरफेरेंस लिटिल अलाउड होती है, इसमें पूरा एरिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में 54 टाइगर रिजर्व है फिलहाल इंडिया में। वो क्या अपने इंडिया का 2.21% टोटल लैंड एरिया कवर करते हैं, ठीक है। ये जस्ट फैक्चुअल थिंग है, याद कर लेना। और अगर किसी को देखना हो तो प्रोजेक्ट टाइगर रिपोर्ट देख सकते हो कि कितनी ग्रोथ हुई है। अराउंड अभी 2700 के करीब इंडिया में टाइगर्स होंगे। एक बार रिपोर्ट से वेरीफाई कर लेना जस्ट गूगल करके। वेटलैंड की बात करें तो 1971 में कन्वेंशन हुई थी। उसके बाद जो फॉर्मेशन हुई थी वो 19 फोर्स में आया था 1975 में और इंडिया मेंबर बना था 1982 में। कब? जब चिल्का जो लेक है वो सबसे फर्स्ट वेटलैंड थी इंडिया की और अभी फिलहाल इनकी संख्या 89 है, इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। 75 की जगह 89। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ये नहीं आएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को, ये आ सकता है। इंडियन एक्ट्स की बात करें कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने एक्ट कौन कौन से किस ईयर में आते हैं, ये आते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सबको याद होगा, बार बार पढ़ते रहते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नहीं आता। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ सकता है मे बी 1980, याद कर लेना। फॉरेस्ट एक्ट ये हर साल 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है 1986, याद कर लेना, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद हुआ था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में है। वाटर प्रिवेंशन और पोल्यूशन एक्ट है 1974, ये आ सकता है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये में भी आ जाए 2010, एक बार इसको याद रख लेना। और इन्होंने शेड्यूल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 5 शेड्यूल्स हैं, उसमें कुछ फिलहाल में चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले वाला एक एक्ट शेड्यूल याद रख लेना। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फर्स्ट में होगी, ठीक है, उसमें उससे कम होगी सेकेंड वाले में, ऐसे ऐसे कम करते जाना। और शेड्यूल अभी फिलहाल इसमें 5 की शेड्यूल है, 6 वाले शेड्यूल को हटा दिया गया, ओके। फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी ये जो करंट में चेंजेस जो है वो यहाँ दिए गए हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है वो 70% एरिया है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो 40 to 70% होती है। ओपन फॉरेस्ट में जो कैनोपी डेंसिटी हो सकती है 10 से 40%। जो राजस्थान वाले एरिया में जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। स्क्रब वगैरह लेस देन 10%। नॉन फॉरेस्ट, ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है फॉरेस्ट का कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट कवर से और इतने % डेंसिटी होनी चाहिए। तो अगर सिटी वाइज बात करें तो
दिल्ली में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है जो मेगा सिटीज़ की बात करें तो, उसके बाद मुंबई में, उसके बाद बेंगलुरु में है, चेन्नई और अहमदाबाद, कोलकाता में और भी कम। सबसे टॉप करता है दिल्ली अरावली हिल्स के कारण। ठीक है, लक्षद्वीप में परसेंटेज की बात करें 90%, मिजोरम 85%, अंडमान निकोबार 82, अरुणाचल 79। और टोटल एरिया वाइज करें तो मध्य प्रदेश वाला स्टेट आएगा। इनको एक बार याद कर लेना। लक्षद्वीप आपको पता ही है, ठीक है, छोटा सा एरिया है और मैक्सिमम फॉरेस्ट वाला ही है। मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मैक्सिमम वही है। मणिपुर, मिजोरम, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मिजोरम पर डाल के ना, मिजोरम ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर स्टेट की बात करें तो। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश पास पास में। अगर एरिया वाइज आएगा तो मध्य प्रदेश कर देना। उसके बाद आते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में, तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल CO2 है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि H2O ग्रीन हाउस गैसेज है क्या? है, ठीक है। उसके बाद कौन सी मेजर गैसेज आती है? मीथेन आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन का सोर्स कौन सा है? वेटलैंड वाला रीजन हो गया, जितना पेडी ग्रोइंग रीजन हो गया वो मीथेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ हुआ था? लॉस एंजलिस। समर स्मोक भी बोलते हैं, विक्यूलर एमिशन के कारण, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? इसमें लाइट की नीड होगी। कई बार ये आ जाता है कि फोटोकेमिकल स्मोक में जो लाइट एमिशन है वो है या नहीं। पिछली बार ये आया था। एल्बिडो परसेंट देखे तो फ्रेशनो में सबसे ज़्यादा, क्लाउड में उससे कम होगा ऑब्वियसली। वाटर है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वाटर नियर हॉरिजन। शीशे का काम करता है ऑब्वियसली, ज़्यादा होगा पर 50%। सबसे ज़्यादा वाइट चीज़ें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, पता ही है। फ्रेश स्नो याद रखना। जो लाइट सोयल है वो उससे कम, और जो ग्रासेस वगैरह है वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो उनका एल्बिडो कम है। फॉरेस्ट एरिया हो गया, कम होगा। CO2 एमिशन की कंट्री वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा एमिशन करता है जो फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, चाइना 27%। चाइना या फिर यूनाइटेड स्टेट में कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट 14% एमिशन करता है। चाइना जो आजकल ये 27% कार्बन एमिशन के साथ वर्ल्ड का 27 to 30% जो प्रोडक्ट्स है वो भी यही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मेजर कन्वेंशंस की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था कि जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर, उसको इस सेंचुरी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकना है, ठीक है। टारगेट रखा था 0 पर ट्राई करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। कमिटेड इंडिया नेट जीरो तक इन्होंने कहा कि पंचमृत के द्वारा 2070 तक हम नेट जीरो को अचीव कर लेंगे, ठीक है। ये ग्लासगो कन्वेंशन में हुआ था COP26। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने पंचमृत एक्शन प्लान कब इंट्रोड्यूस किया? ग्लासगो समिट में, COP26 में। फिर आती है मेजर कन्वेंशन कि किससे रिलेटेड थी, कब आई। इनसे रिलेटेड पेपर 1 में भी आ जाता है, पेपर 2 में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1972 में, ह्यूमन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। स्टॉकहोम, ठीक है, याद रख लेना। नहीं मेजरली वीना कन्वेंशन आती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रिया में हुई थी, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन की पहली कन्वेंशन थी। मॉन्ट्रियल में बताया था कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। मॉन्ट्रियल, वीना, सबसे पहले वीना आएगा, फिर आएगा मॉन्ट्रियल, ऑस्ट्रिया कनाडा, ठीक है। फिर आती है बेसल कन्वेंशन, हैजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। आ सकती है बेसल कन्वेंशन, ईयर याद रख लेना, स्विट्जरलैंड। फिर आती है अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। अर्थ समिट 1992, इसमें एजेंडा 21 CBD और यूएनएफसीसी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, कि इसको एप्लीकेबल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान के क्योटो शहर में। ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन से रिलेटेड इंडिया ने 2005 से इसको अपने एप्लीकेबल करना था, ठीक है। रोटरडम कन्वेंशन नहीं आएगी। जोहान्सबर्ग समिट है, ये आ सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नागोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज हो गए, उनसे रिलेटेड थी जापान में। पेरिस एग्रीमेंट याद रख लेना, किगाली समिट याद रख लेना, ठीक है, असब्सी और ओजोन लेयर से रिलेटेड था। किगाली, पेरिस, ग्लासगो समिट और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट
और वीना मॉन्ट्रियल। ये 5 कनेक्शन मेजरली याद रख लेना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर आते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है। टॉप मोस्ट लेयर तो ए ओरिजिन है, ठीक है, पर जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो फॉरेस्ट एरिया में पत्तियां नहीं होती, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक ह्यूमस का फॉर्म करती है, उस लेयर को ऑर्गेनिक लेयर में डाला जाता है, उसको ओ ओरिजिन भी बोला जाता है। उसके बाद आती है टॉप मोस्ट लेयर, जिसमें मेजरली नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है ऑर्गेनिक लेयर में, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जैसे फॉस्फोरस हो गया, पोटास हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये आपको लेयर ए में मिलेगी। तो इसके न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए इसको टॉप मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। उसके बाद वाटर के थ्रू ये जितने भी मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बी ओरिजिन में, इसलिए इसको एक जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक्यूमुलेशन कहाँ होता है, बी ओरिजिन में होता है। ओके, और उसके बाद वेदर्ड ओरिजिन होता है, सी ओरिजिन। इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बी ओ ए से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद कर लेना। सबसे पहले टॉप मोस्ट लेयर ये होगी, इसको जोन ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, इसको जोन ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो यूएसडीए ने क्लासिफिकेशन दिया था 1952 में, इन्होंने सॉइल्स को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया था वर्ल्ड की। उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन लगभग 56 कंट्री में अभी चल रहा है। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, यूनाइटेड स्टेट के सॉइल डिपार्टमेंट ने, यूएसडीए क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। मेजर सॉइल्स का नाम दिया था कि वर्ल्ड की सॉइल्स को इन्होंने क्लासीफाई किया था। एलपी सॉइल्स, जिसमें ह्यूमिड वाला एरिया हो गया, सब ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, ईस्टर्न यूएस, पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं इसमें, ठीक है, सब ह्यूमिड रीजन आ गया, ठीक है। एरिडिसोल्स, आप एरिड से पता कर सकते हो कि डेजर्ट वाला एरिया हो गया। एरिडिसोल्स, एंडिसोल्स है ये, सॉरी, एंडिसोल्स में वोल्केनिक रीजन होगा, एरिडिसोल्स डेजर्ट वाला ड्राई क्लाइमेट। एंटीसोल में सॉइल में जो पेरेंट मटेरियल है उसको लेक करता है, जो रिवर डेल्टाज है, उन्होंने एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन कर दिया है, उसको एंटीसोल्स बोलते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कौन सी है, वर्टिसोल आ सकता है, जिसमें डीप क्रैक जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसको वर्टिसोल बोलते हैं। और जो अल्टीसोल लीचिंग सॉइल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लीचिंग होती है वाटर के कारण, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बी ओरिजिन में। ये इंपॉर्टेंट सॉइल्स हैं, 12 टाइप में, आपको ये याद रख लें, एल्फीसोल, एंडीसोल, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, उसके बाद वर्टिसोल और अल्टीसोल्स, ये 4 याद कर लेना। उसके बाद आता है यूट्रोफिकेशन। क्या होता है यूट्रोफिकेशन में, क्या है कि जैसे जैसे हम हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स या फिर जितने भी इंग्रेडिएंट्स वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वो सब फाइटोप्लैंक्टन की फॉर्मेशन करते हैं, उसके कारण ऑर्गेनिज्म की नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होते हैं। उसके कारण क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स रिचमेंट के कारण स्पीसीज का इंक्रीज हो गया, उनके कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, जिसके कारण वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और स्पीसीज डेड होना स्टार्ट हो जाती है। इसी चीज को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ये चीज ठीक नहीं है, माना कि न्यूट्रिएंट की इनरिचमेंट हो रही है, पर उसके कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और रामसर वेटलैंड में 89 लोकेशंस हैं इंडिया की। इस पीडीएफ को एक बार आप रिवाइज कर लेना और प्रिंट आउट करके आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर हो जाएंगे मैक्सिमम। कन्वेंशन ध्यान रखना, पिरामिड ऑफ नंबर ध्यान रख लेना, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो पॉन्ड वाला रीजन मैंने बताया था, और इम्पोर्टेंट कन्वेंशन से क्वेश्चन बनेंगे, एक बार इसको टिक करके खुद, और प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन बन सकता है, पिछली बार भी आया था, 2-3 बार आ चुके हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, और इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा।